से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुआ है और मैंने देखा है कि कुछ दिनों पहले जिन पर हरियाणा एवं पंजाब प्रदेश के श्रमिकों ने लगभग 1 साल से कई तरह के आरोप उन पर लगते आ रहे थे, जब उसकी जांच हुई तो उसमें उनके द्वारा जो भी आरोप लगे वो सब कुछ सही पाए गए। उसके बारे में आप लोग को पता है किस तरह से वहाँ पे जांच हुई, और जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आया और मुझे एक मौका देने के लिए मुझे कुरुक्षेत्र में बुलाया गया था उसके घर पे, उनके बड़े भाई का घर है, वहाँ पे किस तरह से मुझे हाउस अरेस्ट टाइप का किया गया, ज़बरदस्ती हम पर उनके द्वारा जो हिसाब दिया गया उस पर दस्तखत कराया गया। जिन लोगों पर हरियाणा के मजदूरों के साथ, पंजाब के मजदूरों के साथ गलत करने का आरोप लगते आए, उनके पक्ष में यह बोलने के लिए मजबूर किया गया रात के 2 बजे। उसका डिटेल्स भी है कि आप इन लोगों को एक वीडियो जारी करिए कि यही लोग वहाँ के अध्यक्ष रहेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में वहाँ के माल गोदाम के मजदूरों को सारा काम होगा, ताकि ये उसको प्रचार कर सके। और ये सोचा था कि दबाव में आ जाएंगे, ये डर जाएंगे और मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उस घटना का जो भी है वो पहले भी आप लोग को सब तरह का दस्तावेज और सब कुछ संपन्न हो गया है। मैं आज जो मुझ पर व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाया है लोगों के सामने, और बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया में उन्होंने जारी किया है, उसमें से 2-3 आरोप जो उन्होंने लगाए हैं। सबसे पहला है कि मेरे नाम से या मेरे पास लगभग 7 पेट्रोल पंप हैं। मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि अगर मेरे पास 7 पेट्रोल पंप हैं तो पेट्रोल पंप तो कहीं न कहीं होंगे, हवा में तो नहीं हो सकता है। वो किसी रोड पे होंगे, किसी जगह पे होंगे। उसका पूरा विवरण अगर आपके पास आया है ये रिपोर्ट, तो उसका तो सारा डिटेल्स भी आया होगा। वो डिटेल्स आप लोगों के समक्ष रखिए और विश्वास रखो, मैं संगठन के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता, अगर तुम्हारा डिटेल्स जो आता है उस पर मैं उन लोगों को लेकर मैं स्वयं वहाँ पहुँचूँगा, कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरा 7 पेट्रोल पंप कहाँ पर है। दूसरा बात उसने कहा है कि झारखंड में मेरा 2 मॉल है, या देश में कहीं पे 2 मॉल है। मैं उसका डिटेल्स मांगना चाहता हूँ उससे कि वो मॉल का कोई नाम होगा, कोई दस्तावेज होगा, कहाँ पे है, तुम उसको डिटेल्स दो, जिसमें हम लोग पहुँच करके उस मॉल में पहुँचने का काम करेंगे, कुछ खरीदारी भी करने का काम करेंगे, और अपने साथ लोगों को भी ले चलेंगे। और तुम भी वहाँ पहुँचो ताकि पता चल सके कि हाँ भाई मॉल है, इनके नाम पर मॉल मेरा है। तीसरा उसने बोला है कि असम में वहाँ के लोगों से मिल करके मैंने 25 करोड़ की संपत्ति बनाई है, जिसका हर महीने मुझे 15 लाख रुपया किराया आता है, या जो भी उसने बताया है। तो कोई भी किराया आएगा या कोई प्रॉपर्टी है तो उसका डिटेल्स दो मुझे। और असम प्रदेश हमारा दूसरा घर जैसा है, वहाँ पे हमारे जो पदाधिकारी हैं, पंचानन डेका, धन डेका, रंजन पेगू, इन सभी लोगों से पूछो, उनको तो जानकारी होगा। क्योंकि मैं तो असम में रहता नहीं हूँ, अगर मैं वहाँ कुछ भी खरीदूंगा, कुछ भी करूँगा तो वहाँ के लोगों के राय विचार से कर दूंगा, या उनकी सहमति होगी या सम्मिलित होगी। आप उनसे पता कर लो और उसका भी डिटेल्स दो मुझे कि हाँ मेरे पास ये असम में जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे है, और इससे मुझे ये इस तरह का बेनिफिट हो रहा है, और ये लोग भी उसमें शामिल हैं। वो तुमको बताना होगा लोगों के बीच में जाकर करके, या ये पूरा डिटेल्स तुमको अपने साथ रखना होगा। तुमने ये भी कहा है कि मेरे पास 2 करोड़ की गाड़ी, डिफेंडर गाड़ी है, जिसका कीमत 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया तक आता है। उस गाड़ी का डिटेल्स चाहिए, क्योंकि गाड़ी कोई भी आदमी खरीदता है तो कहीं छुपा के तो नहीं रखेगा, वो तो कहीं घूमेगा, चढ़ेगा, लोगों के बीच जाएगा। और हमारा तो काम ही ऐसा है, हमारा दूसरा घर तो गाड़ी ही है, जिसमें हम करके उसका पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। तो उसका भी डिटेल्स इस तरह के चाहिए मुझे।
दूसरा, तुमने कहा कि 2021 में ही तुमको ऐसा महसूस हो गया था, कहीं से सूचना मिल गया था या कोई जानकारी प्राप्त हो गई थी कि यह संगठन पूरी तरह से फेक है, इनका जो डिमांड है वो फेक है, सारी बातें तुमने रखा है। तो तुम मुझे नहीं, पूरे देश की जनता को बताओ, संगठन के लोगों को बताओ कि 3 साल तक 2024-25 तक तुम लोगों के से क्यों पैसा उगाही करते रहे, क्यों सबका फॉर्म भरता रहा, क्यों इस तरह की एक्टिविटी में तुम शामिल रहा। तुम इस बात का जवाब दो, जिस माल गोदाम में हमारा मजदूर का कोई सदस्यता कार्ड नहीं बना, उस माल गोदाम में तुमने शिफ्टिंग प्रोग्राम करने का काम किया। हमारे संगठन के किसी बायलॉज में जिला अध्यक्ष का कोई पद नहीं है, किसी प्रकार का ये उल्लेखित नहीं है। तुमने अपने मन से विभिन्न जिला अध्यक्ष को चुनने का काम किया, उनको भरमाने का काम किया। अगर तुमको पता ही था कि ये काम नहीं होगा या इस तरह की बात है, तो इस तरह का कार्यक्रम क्यों किया और लोगों से इस तरह की पैसा उगाही करने का काम क्यों किया। इन सभी बातों को तुमको जवाब जो है तुम करे मैं 15 दिन के अंदर दूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास है ये डिटेल्स तो तुम 15 दिन इंतजार मत करो, तुम 2 दिन 1 दिन जितना जल्द से जल्द हो सके वो तुम बताने का काम करो। और ये जितने आरोप हैं अगर ये साबित हो जाते हैं तो मैं संगठन से स्वयं इस्तीफा दूंगा। मेरी जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो पाया जाएगा कि मेरा मतलब ये पेट्रोल पंप है, मॉल है, डिफेंडर गाड़ी है, ये सारी चीजें जो है मैं स्वयं संगठन को दान कर दूंगा। और या जो भी संगठन निर्णय लेगी, जो भी लोग जो निर्णय लेंगे वो सजा भोगने के लिए या जो भी मुझ पर आरोप लगे हैं और ये सत्य साबित हो जाते हैं तो मैं उसको, हमारे संगठन के लोग जो भी निर्णय लेंगे मैं उनके निर्णय के साथ चला जाऊंगा। दूसरी बात है, तुमने ये कहा है कि मैंने 300 करोड़ और 200 करोड़ शायद और आ रहा है रिपोर्ट तुम्हारे पास, लगभग 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने बनाया है। अच्छी बात है। मुझे ये बताओ, आज 2025 चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। आज देश में कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपया से ज्यादा का कोई खरीदारी करता है तो उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। हर आदमी का आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है। और अगर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे मैं 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना सकता हूं, तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स, इनसे जुड़ी हुई सारी एजेंसियां पहले हमारे पास आ जाएगी कि आप मुझे डिटेल्स दो। आज 10 लाख से ज्यादा किसी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। लेकिन तुम इतना बौखलाए हुए हो, इतना ज्यादा मतलब तुम डिप्रेस्ड हो कि तुम ये भी नहीं सोचा कि जो आरोप हम लगा रहे हैं, जो लोगों के बीच में ये बातें रख रहे हैं, तो उसका उत्तर लोग मांगने का काम करेगा। लेकिन तुमने ये काम नहीं किया। दूसरा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम ये कह रहे हो कि इस संगठन के नाम से ये निकला है कि कोई भी मतलब नेता मंत्री इसमें भाग नहीं लेंगे, कोई मीटिंग नहीं हो सकता है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि भारत का ये पहला संगठन है माल गोदाम का जिसने रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की हक की लड़ाई जो है 26 साल से लड़ते हुए आया है। चाहे वो आंदोलन का रास्ता हो, जेल भरो आंदोलन हो, संसद भवन का घेराव हो, 37 दिन धरना प्रदर्शन, कई चीजें हैं। ये तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम इससे कभी गुजरा नहीं है। तुमको बना बनाया एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसका पूरा इस्तेमाल तुमने लोगों से पैसे उगाही करना और इस तरह के कामों में संलिप्त होने का काम किया है। 3 बार हमारा ट्राई पार्टी की बैठक हुई है, 2003 में, 2021 में, 2024 में। 2021 के ट्राई पार्टी की बैठक, उसका दस्तावेज लगभग सभी के पास है। जब कोई भी माल गोदाम का मजदूर हो या किसी डिपार्टमेंट का हो, उस डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करता है और उसको न्याय नहीं मिल पाता, उसको हक अधिकार नहीं मिलता है, उसका हक दिलाने का काम, उसका क्या हक हो सकता है इसका निर्धारण करने का काम
भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का है और उस श्रम रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कोट किया है ट्राईपार्टी की बैठक में कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने जो मांगे रखी है, 13 डिमांड हमने रखा था, वो सभी मांगे जायज है, जस्टिफाई है। और माननीय उस समय के श्रम मंत्री जी ने एक उसमें अपना स्टेटमेंट जारी किया है, सबको सम्मान, अधिकार एक समान और माल गोदाम श्रमिकों को उनका हक मिलना चाहिए। 9 अक्टूबर 2024 की जो बैठक हुई है, जिसका कॉपी मैं भेज भी दूंगा अपने लोगों को और इसका ये कॉपी भी है। इस बैठक में हमारा जो डिमांड 2021 में जो प्राप्त हुआ 13 डिमांड, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव पारित हुआ। आज हर माल गोदाम में भारतीय रेल चाहती है कि वहां पर 24 घंटा काम चले, दिन के रात को जिस समय भी रेक आए वहां पर लोग खाली करने के लिए मौजूद हो, एक लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बहाल हो। वहां के कंसाइनर जो काम करते हैं, जो माल मंगाने काम करते हैं, वो लगातार रेलवे से कहीं कहीं दूर होकर रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इन सभी चीज को दुरुस्त करने के लिए माल गोदाम के मजदूरों को भी न्याय मिले, कंसाइनर को भी जो समस्या है जिस कारण से वो रेल से छोड़ करके रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए और मजदूरों को उसको पीस रेट के भुगतान हो। अगर हमारे कुली भाई के लिए हर रेलवे स्टेशन पर जो उनका वेजेज चार्ज लगा हुआ है, कितना किलो वजन उठाने पे इतने पैसे प्राप्त होंगे, तो वही चीज रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए भी लागू हो। ये सारा पॉलिसी उसमें है, जिस पर सरकार ने सहमति भी जताई है कि बिल्कुल ये होना चाहिए। एक ही जगह में अगर समान काम समान वेतन का अधिकार हमारे कानून में है, तो एक तरफ अगर माल एफसीआई के मजदूरों जो उसी तरह से काम कर रहे हैं, उन पर डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम बहाल है, उसी तरह से काम करने वाले रेलवे माल गोदाम के मजदूर पर ये क्यों नहीं बहाल होगा? तुमको क्या लगता है कि संगठन जो इतने साल से लड़ाई लड़ करके इन चीजों को सरकार के समक्ष, देश के जनता के समक्ष रखने में कामयाब रहा, उसके हक अधिकार को भारत सरकार के कानून में लाने का काम किया, चाहे वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल हो, वेजेज हो, सोशल सिक्योरिटी हो। आज जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के अथक प्रयास से रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को जीवन में पहली बार उसको सरकारी दस्तावेज में एक नामित मिला, एक नाम मिला, एक पहचान मिला है। क्या तुम इसको छीनना चाहते हो? इन मजदूरों को जो 26 साल की लड़ाई के बाद इनका हक अधिकार मिलने का एक रास्ता साफ हुआ है। हमारे देश के वर्तमान श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट है, मैं ही नहीं मेरे साथ कई साथी थे, जब मैं उनसे पहली बार मिला था श्रम मंत्रालय में, उन्होंने एक लाइन में स्पष्ट किया था कि अधिकारी कोई भी हो वो नहीं चाहता है कि माल गोदाम के मजदूरों को उसका हक अधिकार मिले, क्योंकि उसका तनख्वाह नहीं कटता है। उनके जीवन में बदलाव करने के लिए जो पॉलिसी लाना है, उसके लिए इस देश के जनता ने मुझ जैसे लोगों को मंत्री बनाया है कि मैं उसके नीति निर्माण कर सकूं, उसके जीवन में बदलाव के लिए पॉलिसी मेकिंग कर सकूं। लेकिन ये बातें तुमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुमने इस तरफ कभी झांक के देखा ही नहीं है। तुमने ये सोचा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वहां के मजदूरों को मैं जैसे चाहूंगा उस तरह का इस्तेमाल करूंगा, और तुमने इस बात को साबित भी किया है। जब भी हमारे पास माल गोदाम के मजदूर हरियाणा पंजाब से शिकायत लेके आते थे, तुम्हारा एक ही स्टेटमेंट रहता था कि आपके पास जब जाता है तो उसको वहां से भगाने का काम करिए, उसको बोलिए कि परवीन तरसेम ही तुम्हारा भाग्य विधाता है। वो जीवन का देने का काम किया, बड़ा गोल्डन टाइम मैंने देने का काम किया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस संगठन में आने से पहले तुम्हारी क्या पृष्ठभूमि थी? तुम्हारी क्या समाज में तुम्हारी क्या पहचान थी? इस संगठन ने तुमको प्रदेश नहीं राष्ट्र स्तर में तुमको पहचान दिया। क्या इस संगठन से पहले तुम कल्पना कर सकते थे कि तुम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल सकते हो, उनके सामने अपनी बातों को रख सकते हो? कुछ दिन पहले हरियाणा का चुनाव था,
उसमें तुमने अपना जो चुनाव लड़ने के लिए टिकट के लिए जो सब जगह घूम रहे थे, उस बायोडाटा में तुमने क्या दिखाया है, क्या बताया है? तुम्हारा जो भी वजूद था, तुम्हारा जो भी अस्तित्व था, वो भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के कारण था, मालगोदाम के मजदूरों के कारण था। तुमने उसको ही ठगने का काम किया। एक तरफ तुम कहते हो 2021 में मुझे पता चल गया था, तो 4 साल भैया तुम आप क्यों लोगों से पैसे लेते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे? उसी समय आ जाना चाहिए थे सामने में। मुझसे सवाल जवाब करता है कि गलत है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं? छोड़ देते उसी समय। जिस संगठन ने 26 साल लड़ाई लड़ करके मजदूरों के लिए इतना बड़ा सब कुछ चीज लाया है, कानून में जगह लाया है, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग हो रहा है, उनके लिए न्याय अब मिलने वाला है, तो तुम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको संगठन निष्कासित किया है, जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है कि उन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं, लोगों से गलत पैसे उठाए, उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने का काम किया, ऐसे लोगों को संगठन निष्कासित किया। ये सारे लोग मिलकर इनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे संगठन के कामों को रोका जाए, मेरे द्वारा जो ये कुकृत किया गया है उसको कैसे किसी दूसरे के माथे पर थोपा जाए। लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो, ये सब प्रोपगंडा करने से, लोगों को बीच झूठ सच बोलने से तुम्हारा अपराध कम नहीं हो जाएगा। जिस लोगों ने तुमको लाखों लाख रुपया देने का काम किया है वो तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। उनका एक एक पाई पाई का हिसाब तुमको चुकाना पड़ेगा। समझ गए तुम? दूसरी बात, आज से लगभग 9 महीना पहले मैं चंडीगढ़ तुम्हारे फ्लैट पर आया था। मेरे साथ अंशुमन बनर्जी थे, सुधीर गुप्ता था, रविरंजन था, हम सभी लोग थे। 2 दिन वहां पर रुके थे, दोनों प्रदेश के लोगों का मीटिंग किया, उनको सारी बातें बताया, हमको क्या क्या करने की आवश्यकता है जिससे हमारा हक अधिकार हम तक मिल सकता है। जिस संगठन ने मालगोदाम के मजदूरों की मूलभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके त्रिपाठी से मिलकर पूरा देश के 6 जोन का अलग अलग रिपोर्ट हमने मालगोदाम में पेश किया था, तब जाके उन्होंने अलग से एक पैकेज बना करके सभी जीएम को भेजने का काम किया। तुमने हरियाणा और पंजाब के एक भी मालगोदाम के मजदूरों का उसका जो मिला हुआ डिमांड है उसको कभी एक भी मालगोदाम पर लागू कराने का काम किया? नहीं किया। सिर्फ मजदूरों को साथ में ले जा करके डीआरएम के साथ बैठक किया, फोटो खिंचाया बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके, और बाहर आके कहा कि 10,000 करोड़ का आ गया है, मजदूरों का सपना पूरा हो गया है। उसको भी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट किया अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। उसके बाद कभी उसके पास नहीं गया और किसी मालगोदाम का रिपोर्ट तक पेश नहीं किया कि हाँ यहाँ पे ये श्रमिकों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप इसको लागू करिए। उसके लिए कोई संघर्ष तुमने नहीं किया। ई श्रम कार्ड जो भारत सरकार का है, जिसके लिए पूरी तरह से निःशुल्क बनता है, तुमने उसको बनवाने के लिए भी हरियाणा पंजाब के लोगों से 1,000 रुपया 1,200 रुपया लेने का काम किया। तुमको शर्म नहीं आती है सब चीज करते हुए? सारा चीज पैसे पर तुमने छोड़ दिया। कुछ तो इतना साल रहा था संगठन में, तो कुछ तो श्रमिकों के प्रति तुम्हारी चेतना होनी चाहिए। याद है पाला राम जी जो बुजुर्ग हैं, कैथल, जहां जिस जिला में तुम्हारा घर है, वहीं के लोग हैं, हमारे पिता समान हैं। वो जब हमारे पास आकर के तुम्हारे बारे में बोलते बोलते रोने लगे कि हम लोग के साथ इस तरह नाइंसाफी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के लोग, कुछ लोग असम हो, अलग अलग प्रदेश के लोग एक बार हरियाणा पंजाब के मालगोदाम के लोगों के बीच में जाएं। आपको पता चलेगा कि उन लोगों के साथ इन लोगों ने किया क्या है, किस तरह से, किस दुविधा, किस संकट में लाके खड़ा कर देने का किया है। एक तरफ कहता है कि ये काम कभी नहीं होगा, ये संगठन फर्जी है, तमाम तरह के आरोप ये लगाते हैं। दूसरे तरफ कहता है मैं 6 महीना में ये काम कर दूंगा। तुम्हारा बैकग्राउंड, इतिहास है मालगोदाम के लोगों को लेकर के काम करने का, उनके साथ संघर्ष करने का है, जज्बा है। किस पॉलिसी के तहत तुम कराओगे? क्या लाभ? वही कराओगे तुम, वही सी बात का तुम डंका पीटोगे जो भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ करा के लाया और कराने जा रहा है। अब संगठन ये निर्णय लिया है कि इस तरह के लोगों को
संगठन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। माल गोदाम के मजदूरों को, गोदाम कमेटी को मजबूत करेंगे। उनको प्रदेश स्तर में, जोन स्तर में, डिवीजन स्तर में और माल गोदाम स्तर में लाएंगे और सीधा माल गोदाम के मजदूर जिसको चुनेगा, जिसको आम सभा करके चुन रहा है, ऐसे लोगों के हाथों में नेतृत्व देने का काम करेंगे। मजदूर के बीच का आदमी ही मजदूरों के दर्द को समझ सकता है। तुम जो ये विभिन्न प्रकार के फर्जी जो आरोप लगा रहे हो, एक आरोप तुमने ये भी लगाया कि सीमा मंत्री जो मेरी बहन है, मेरे साथ उसका भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, उसने मुझे गाड़ी दिया है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, उसने गाड़ी दिया है। दिल्ली में BS4 गाड़ी बंद हो गई थी। गाड़ी BS4 नहीं चलाया तो उसे फाइन था, नहीं चल सकता था। मेरे पास 8 साल पुरानी गाड़ी थी जो BS4 थी। मैंने बात किया लोगों से, मेरा लोन चल रहा था उसके ऊपर, मुझे फाइनेंस नहीं हो सकता था और दिल्ली में अपना गाड़ी रहना बहुत जरूरी है। तो मैंने कई लोगों से चर्चा किया। सीमा मंत्री एक मारवाड़ी परिवार से आती है, उसका अपना शुरू से ही बिजनेस रहा है, बहुत अच्छे घरों से है, एक संपन्न परिवार से है। मैंने जब उससे बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भैया के नाम से सर ले सकती हूँ। मैंने कुछ पैसे उनको भेजे और उन्होंने गाड़ी निकाल करके मुझे BS6 गाड़ी जो है उन्होंने दिया, जिसका उपयोग मैं दिल्ली में रह कर करके मजदूरों के लिए काम करने का काम कर रहा हूँ। और उसका किस्ती जो है वो कभी सीमा मंत्री भी देती है, कभी मैं भी देता हूँ। ये हम दोनों भाई बहन का अंदरूनी बात है। तुम सीमा मंत्री से पूछ लेना या किसी संगठन के लोगों से पूछ लेना, मैंने कभी भी किसी लोगों पर कभी इस तरह का दबाव नहीं दिया है कि मुझे ये लाओ, मुझे वो लाओ, ये लाओ। अरे हमारा संगठन तो इतना बड़ा है, इतने लोग हैं कि वो अपने थोड़ा थोड़ा सा दान करेंगे ना तो संगठन के नाम पर एक हेलीकॉप्टर आ सकता है। गाड़ी तो बड़ी छोटी बात है, समझे। और तुम जरा बताओ कि जब तुम संगठन में नहीं था, जब संगठन में आया था, तब तुम्हारे पास क्या था? एक साइकिल भी था तुम्हारे पास? नहीं था। याद है तुमको जब तुम दिल्ली में पहली बार हमसे मिलने के लिए आए थे, उसमें तुमने कहा कि सर मैंने एक आदमी से गाड़ी मांगा था, वो नहीं दिया, तो मैं किसी तरह से एक अपने दोस्त का टूटा हुआ गाड़ी लेकर आया था। तो मैंने कहा था तुमको, तुम संगठन सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और हरियाणा पंजाब में तुम कह रहे हो कि हम माल गोदाम में जा नहीं पाएंगे। हमारे हरियाणा पंजाब के जो नवनियुक्त पदाधिकारी जो चुने जा रहे हैं, वो बहुत जल्द हर माल गोदाम पर जहां तुमने लूट खसोट किया है, जहां मजदूरों को कार्ड नहीं बनाया है, वहां पर कार्ड वितरण करते हुए प्रोग्राम करेंगे, लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे और वो माल गोदाम के लोग ही सब कार्यक्रम करेंगे, समझे तुम। इसलिए ये सब झूठ फूस बोल करके लोग गुमराह करना बंद करो। तुम ये सोचते हो कि इस तरह का आरोप लगा कर करके मैं जो है बच जाऊंगा, मैंने जो लोगों से पैसा लिया है वो लोग इस आरोप में भूल जाएंगे, तुमको माफ कर देंगे, ये सब भ्रम में मत रहो। जिन लोगों से तुमने जो इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठा किया है वो तुमको पाई पाई चुकाना पड़ेगा, समझे तुम। अभी कितना दिन पहले, यही 19 तारीख को जब तुम आए थे, उसमें 4-5 प्रदेश के अधिकारी थे, संतोष मनी थे, हमारे अब्दुल अफरीन थे, अंशुमन बनर्जी थे, रणवीर सिंह थे, मध्य प्रदेश के प्रतीक राठौर थे, सब थे ना। सबके सामने तुम्हारा हिसाब हुआ है। 7,411 कार्ड तुम्हारा बना, जिसमें तुमने जो चंदा जमा किया वो प्रति व्यक्ति 6 साल में 400 से 500 के करीब में है। तुमने ये हिसाब दिखाया, गलत हिसाब, कि मैंने करोड़ों रुपया खर्च किया है हरियाणा पंजाब के प्रोग्राम मीटिंग करने में। मैंने अपने घर से वो पैसे लगाए हैं। सारे पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं, जो पॉलिटिक लोग हैं, हर कार्यक्रम में उन्होंने अपने हिसाब से चंदा दिया है। तो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम किया, उसमें सब लोगों ने पूरे दोनों प्रदेश से 500-700 रुपया, जैसा जिसको हुआ, अधिकारियों ने 1-1 लाख रुपया तक तुमको चंदा दिया। फरीदकोट हो, तरन तारण हो, अमृतसर हो, जहां भी प्रोग्राम हुआ वहां के मजदूरों ने अपना चंदा चिट्ठा इकट्ठा कर करके प्रोग्राम कराने का काम किया। और तुमने जाकर के माला पहनने का काम किया है उसमें, और माला पहन के फोटो खिंचा के मीडिया में
लाइमलाइट लेकर करके, और उसके बाद उसका एक तुम बायोडाटा बनाते हो और ये चाहते हो, सोचते हो, लोगों के बीच जाते हो कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं, मुझे यहाँ विधानसभा का टिकट दे दीजिए, मैं विधायक बनना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने तुमको सम्मान दिया, जिस संगठन के चलते तुम्हारा नाम हुआ, उसके साथ में तुमने इतना बड़ा धोखा किया है, इतना बड़ा गुमराह किया है, इस संगठन और लोग तुमको कभी माफ करने का काम नहीं करेंगे। धन्यवाद।